इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट नीट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 91 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट और पहला क्वेश्चन है One scientist cultured Cladophora in a suspension of Azotobacter and illuminated culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of तो कौन से रीजन में किसने ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो आप लोग को याद आ रहा होगा कौन सा था वो, कौन था वो। NCERT में मेंशन्ड है एंगलमैन। देखो एंगलमैन नहीं याद आ रहा है तो फिर वो प्रिज्म में एंगल वगैरह होता है, उससे याद रख सकते हो कि एंगलमैन ही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू और रेड लाइट याद रख लीजिएगा। ब्लू और रेड लाइट दिया हुआ है कि इस लाइट पे बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेटेड, मतलब इस रीजन पे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, आपको NCERT में जो इसके ऊपर या फिर इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट दिए हैं, प्रिस्टले हो गया, इसके जस्ट ऊपर में वॉन दिया है, वॉन सेक्स। ठीक है, और इसके नीचे दिया है नील के बारे में दिया है, नील। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है कि इन्होंने क्या किया था। ये क्वेश्चन तो आ गया, अब वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ये भी सेम नीचे उसी पेज के जस्ट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसी पेज में ही। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन स्टॉक क्या है, सेकेंड बी ऑप्शन में नॉन स्टॉक साइनोबैक्टीरिया है। सी क्या है, जिम्नोस्पर्म साइकस। डी कारा एल्गी है। तो ये तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नहीं करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन वगैरह भी NCERT में गिवन है तो रिवाइज करना है उसको। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक है एन ऑक्सीजनिक। तो देखो पिछले चैप्टर में जो हमने मिनरल न्यूट्रिशन किया था उसमें भी ये वाला आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोडोस्पाइरल। एन ऑक्सीजनिक जहाँ लिखा है रोडोस्पाइरलम याद आना चाहिए। स्पायरोगैरा क्या है, एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास सब क्या दिया है, एल्गी दिया है। ठीक है, अब फोर्थ है, थर्ड का आंसर ए। फोर्थ है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर। ऑक्सीजनिक बोल दिया तो ऑसिलेटोरिया ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको भूलना मत। ठीक है, और क्लोरोबियम और क्रोमैटियम। क्लोरोबियम क्या है, रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया है तो पता है एनऑक्सीजनिक। और क्लोरोबियम क्या है, क्लोरोबियम और क्लोरोबियम है, बैक्टीरिया है ये क्लोरोबियम। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। तो ये क्या इसमें पूछा है ऑक्सीजनिक, और ये क्या है, फोटोलिथोट्रॉप्स होते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि क्लोरोबियम क्या है, फोटोलिथोट्रॉप्स है, और ये क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, और क्रोमैटियम क्या है, क्रोमैटियम है डी ऑप्शन, क्रोमैटियम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। तो दोनों क्या हो गए, बाकी सब क्या हो गया, बैक्टीरिया है, तो वो तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। अब पहला है साइनोबैक्टीरिया, तो उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये याद रखना कि ऑसिलेटोरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। पांचवा आते हैं अब एक टॉपिक है वेयर डज
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। वो एनसीईआरटी में पूरा एक टॉपिक दिया हुआ, उसमें से एक ही क्वेश्चन आया है। देखो कि कहाँ पे ये होता है, यही मेन पूछा है। तो स्ट्रोमा इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्ट्रोमा इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, तो क्या कंटेन करता है, सबको पता है क्या स्ट्रोमा में क्या रिएक्शन होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स क्या कंटेन करता है, यही पूछा है, कंटेन क्या करता है। तो इसका पांचवा का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। अब ये वाला टॉपिक है, देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स के पिगमेंट, वो पूरा टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या क्वेश्चन, देखो इमर्सन इनहेंसर इफेक्ट इज एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। अब आप बोलोगे इमर्सन इनहेंसर इफेक्ट और रेड ड्रॉप तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा क्या जाना है, बाहर जाना है एनसीईआरटी के। और देखो क्योंकि नीट 2016 में ही आया है, तो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए थोड़ा सा बाहर और इसको पढ़ना है। तो इसमें जो भी दिया है वो मैं बताती हूँ। इमर्सन इनहेंसर इफेक्ट क्या है वो भी बताती हूँ। तो इसने क्या किया था, इमर्सन ने क्लोरेला, एक ग्रीन एल्गी है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, क्लोरेला लिया, फिर उसको क्या किया, लाइट एल्यूमिनेट किया, कौन से वेवलेंथ का, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ क्या की इन्होंने यूज़ की। तो उन्होंने देखा कि जो PS1 है, फोटोसिस्टम 1 है, वो सिर्फ एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर पे। तो उन्होंने क्या किया, फिर क्वांटम यील्ड देखा। क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्वांटम यील्ड होता है कि हम लाइट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लाइट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पर क्वांटम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। तो इन्होंने देखा कि जब 700 नैनोमीटर का लाइट यूज़ किया तो क्वांटम यील्ड 10% था। फिर जब इन्होंने क्या किया, 680 नैनोमीटर का लाइट यूज़ किया तो इन्होंने देखा PS2 सिर्फ एक्टिवेट होता है और क्वांटम यील्ड 53% है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब देखा कि अलग अलग करके देखा, फिर साथ में दोनों लाइट को इन्होंने एल्यूमिनेट करके देखा, मतलब साथ में PS1 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर दोनों लाइट के वेवलेंथ इन्होंने यूज़ किए, तो PS1 PS2 दोनों एक्टिवेट होगा तो इसका जो यील्ड आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो 72% के आसपास क्वांटम यील्ड आ रहा था। तो इन्होंने इससे कंक्लूज़न ये निकाला कि दोनों जो सिस्टम है वो किसी भी फोटोसिंथेसिस में दोनों सिस्टम साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 4th डी ऑप्शन है, 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसका आंसर ये है। इन्होंने ये और रेड ड्रॉप क्या है, इमर्सन इनहेंसर इफेक्ट क्या हो गया कि क्वांटम यील्ड बढ़ गया। और रेड ड्रॉप का मतलब क्या है, जब रेड लाइट या 680 से ज़्यादा नैनोमीटर का हम वेवलेंथ देते हैं तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करता है, डिक्लाइन कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब बिल्कुल भी दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। दिया क्या हुआ है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ दिया है, उससे पता लग रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन से लाइट पे ज़्यादा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो पर्टिकुलरली ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना है इसको। अब छठवें का आंसर हो जाएगा डी। 7वें पे आते हैं, 7वां है क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन मूवमेंट
नहीं, कभी तो नहीं पढ़ा। रेस्पिरेशन, ग्रोथ कभी नहीं पढ़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। सेल बायोलॉजी में पढ़े हैं ये, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स के बारे में। 8th क्वेश्चन हो जाएगा, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड ऑफ द हायर प्लांट। तो इसके लिए आपको याद रखना है 8th क्वेश्चन का जो ग्राफ दिया हुआ है इस टॉपिक में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के मतलब तीन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें पहला वाला जो दिया है क्लोरोफिल, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड्स के बारे में दिया है। वहाँ पे दिया है कि कौन से लाइट पे ग्राफ बना हुआ है विबग्योर का, और विबग्योर के ग्राफ में दिया हुआ है कि कहाँ पे ग्राफ बना हुआ हाईएस्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8th का आंसर हो जाएगा, 8th का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या दिया हुआ है, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। 8th का आंसर नहीं 8th का आंसर ग्रीन में सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। याद रख लेना, ग्रीन में सबसे लीस्ट होता है, ग्रीन कट जाएगा पहले और दूसरे में से, ठीक है। और थर्ड में क्या दिया हुआ है, रेड एंड वॉयलेट, ठीक है। तो रेड नहीं होता है, वॉयलेट एंड ब्लू होता है। दो वॉयलेट विबग्योर में से वॉयलेट और ब्लू, इन दोनों लाइट पे सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है कैरोटीनॉइड, ठीक है। कैरोटीनॉइड में क्या होता है, कैरोटीनॉइड में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों होता है, ठीक है। तो 8th का आंसर हो जाएगा डी, वॉयलेट एंड ब्लू। 9th में आते हैं, विच element is located at the center of porphyrin ring in chlorophyll। तो सर्च करना, अगर याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। तो तुम्हें दिखेगा कि मैग्नीशियम बीच में होता है, सेम हीमोग्लोबिन में भी यही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वहाँ पे आयरन होता है बीच में, ठीक है। तो याद रख लेना, यहाँ पे आयरन तो ऑप्शन नहीं दिया है। मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका आंसर 9th का बी। 10th आते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ पायरोल रिंग 2 हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन पहले आते थे, ठीक है, ये क्लोरोफिल का ये पूरा जो नीचे दिया हुआ है, अब शायद नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अब जितना आया हुआ है उतना हम लोग कवर कर लेते हैं। एटलीस्ट जो आया है वो तो कवर रहेगा, ठीक है। तो 10th में है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ पायरोल रिंग 2 हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो क्या होता है, इसका आंसर है डी, ये याद रख लेना, मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब 10th का डी। 11th आते हैं, द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल ए इज मैग्नीशियम। डी, आयरन के लिए क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में होता है, सी में, ठीक है, सी वाला आयरन। 11th का डी। 12th, क्लोरोफिल ए अकर इन ऑल फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ। देखो 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला दिया है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, तो लगेगा हाँ भाई सही तो लग रहा है, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप सही तो लग रहा है। ऑल हायर प्लांट, ये भी सही लग रहा है। ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप, ये भी सही लग रहा है ना। इसमें अगर नहीं पता है तो ये ऑल, अगर क्वेश्चन नहीं करके जाओगे तो ऑल लगेगा, ठीक है। अब 12वां का देखते हैं, 12वां में क्या है कि देखो क्लोरोफिल ए अकर इन, पहला ऑप्शन है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, तो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। देखो पहले तो ये याद रखो कि क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पढ़ा है, तो यू बैक्टीरिया में पढ़ा हुआ है। यू बैक्टीरिया में क्या आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी दिया है, उसमें क्या है क्लोरोफिल ए होता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। जब तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हो, प्रोटिस्टा में क्या आता है, यूग्लिनोइड्स आता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए होता है। तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के पास होता है, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। तो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में क्या क्या आता है, ग्रीन प्लांट आते हैं, कुछ एल्गी आते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया कवर किया, प्लांट कवर किया, एल्गी कवर किया, लेकिन किसको कवर नहीं किया इसने, प्रोटिस्टा को तो कवर ही नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता।
इन ऑल हायर प्लांट में भी नहीं कवर किया, बैक्टीरिया को नहीं कवर किया और प्रोटिस्टा को भी कवर नहीं किया। ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑल प्लांट एक्सेप्ट फंगी, ऑल प्लांट सिर्फ प्लांट ऑल को बोल रहा है और फंगी नहीं होता, ये तो सही बात है, लेकिन ऑल प्लांट में तो सिर्फ इसने बैक्टीरिया का जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और प्रोटिस्टा का यूग्लिनोइड्स उसको तो कवर नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो 12वां का क्या हो जाएगा, सी, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप। 13वां आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन, कहाँ अकर करता है। एक तो स्ट्रोमा पढ़ते हैं क्लोरोफिल में, एक तो पढ़ते हैं ग्रेना पढ़ते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। ए हो जाएगा, 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 में आते हैं, द साइज ऑफ क्लोरोफिल, ये तो रटने वाला है। 20 एंगस्ट्रॉम इसका टेल होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हेड 15 × 15 एंगस्ट्रॉम और टेल 20 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद है ये वाला टॉपिक है, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो देखते हैं, इसमें 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बोल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें याद आ रहा होगा जेड स्कीम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, NADPH बनता है। ठीक है, वो लाइट रिएक्शन ही है, पूरा लाइट रिएक्शन है। तो उसमें क्या बनता है, ATP बनता है, NADP भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो क्या नहीं बनता, NADH। एच से ही तो क्या बनता है, एच से नहीं बनता, NAD+ से बनता है। जब वो रिड्यूस होता है तो NADPH बनता है, NADH नहीं होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो नहीं पढ़े रहेगा वो कंफ्यूज ज़रूर होगा। NADPH पढ़ा था, NAD पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक बार पढ़े रहेगा वो, तो कंफ्यूज मत होना। सेकंड होगा आंसर। 15 का बी। 16 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा, कौन एब्जॉर्ब करता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर है थर्ड। ठीक है, 16 का आंसर थर्ड कैसे होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर, नहीं 16 का आंसर थर्ड नहीं होगा। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्ब तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पिगमेंट ही करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अब 17 पे आते हैं। 17 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। हाँ, तो क्या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पहले क्या करता है, बी ऑप्शन देखो, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, 17 का बी। अब तुमको लगेगा कि नहीं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया। अरे नहीं भाई, सबसे पहले क्या होगा, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल होगा, पहले एब्जॉर्ब तो करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तब पहले क्या होगा, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, तभी तो पहले एक्साइटमेंट होगा, तब जाके क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। शुरू में फोटोलाइसिस नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, 18 क्वेश्चन। 17 का क्या हो जाएगा, बी। 18 में आते हैं, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, तो तुम्हें याद आ रहा होगा जेड स्कीम में फोटोसिंथेसिस पहले 2 वर्क करता है, फिर 1 वर्क करता है, तो फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो डी। 18 का डी। 19 आ जाएगा, विच पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन सेंटर क्या याद आ रहा है तुम्हें, रिएक्शन सेंटर में याद करो वहाँ पे जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, P700। ठीक है, P700 तुम देखो, PS1 और PS2 में कैसे याद रखना है। PS1 दिया है, मतलब तुम नीट में जिसका रैंक पहले आता है उसका ज़्यादा मार्क्स रहता है, तो 700 किसका मार्क्स होगा, जो फर्स्ट आएगा, तो PS1 700 है। PS2 किसका होगा, 680। ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो रिएक्शन सेंटर क्या होता है उसमें, PS1 ही दिया है। ठीक है, इसमें और कुछ तो दिया नहीं है, PS2 PS दोनों एक्ट कर सकते हैं अलग अलग उसमें,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, P700 होगा, ठीक है, एक ही दिया है। 20 का आंसर हो जाएगा 19 का C, 20 का हो जाएगा 20। फेरेडॉक्सिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, फेरेडॉक्सिन क्या होता है, फेरेडॉक्सिन, हाँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेरेडॉक्सिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ 20 का आंसर क्या हो जाएगा, A, PS1। फेरेडॉक्सिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ PS1। देखो जब जेड स्कीम पढ़ते हैं तो सबसे पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और क्विनॉन के पास जाता है। क्विनॉन के पास प्लास्टो क्विनॉन के पास जाने के बाद क्या होता है, साइटोक्रोम के पास जाता है। साइटोक्रोम के पास जाने के बाद PS1 में जाता है, फिर एक्साइट होकर कहाँ जाता है, यही फेरेडॉक्सिन के पास जाता है, ठीक है, या आयरन सल्फर बोल लो या फेरेडॉक्सिन बोल लो, ठीक है। तो PS1 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 21वां क्वेश्चन, टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आ गया। 21वां, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द, देखो प्लास्टोक्विनोन आ गया ना, यही क्वेश्चन, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, PS2 टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा 21 का पहला, ठीक है, अभी बताया, याद रख लेना। और याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, याद नहीं आ रहा है तो वो डायग्राम याद करो जहाँ पे वो दिया है, थैलेकॉइड का दिया हुआ है ना, वहाँ पे थैलेकॉइड का प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला दिया हुआ है, ठीक है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में वहाँ पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ पे तुम जाके क्या करोगे, प्लास्टोक्विनोन लिख लेना, ठीक है, PS2 के बाद, और उसके बाद क्या लिखोगे, PS1 के ऊपर क्या लिखोगे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फेरेडॉक्सिन लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हें याद रह जाएगा। उसके बाद 22 आता है। 22, इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, तो कहाँ दिख रहा है, उसी डायग्राम में सोचो कहाँ दिया, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, बीच में ल्यूमेन में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्या प्रोटॉन दिख रहा है, तो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, डी ऑप्शन हो जाएगा। 22वां का 23वां आते हैं। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया है, ABCD दिया हुआ है और अलग अलग कुछ ऑप्शंस अलग चैप्टर से दिया हुआ है, तो ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनाना मतलब टफ क्वेश्चन माना जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। पहला है, ए ऑप्शन है, बोथ फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अफिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अफिल ट्रांसपोर्ट बोल दिया, कभी पढ़ा है क्या, देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि लाइट की एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ADP में ऐड करते हैं तो ATP बनता है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व होते हैं तो ATP बनता है। तो तुम दोनों में से मुझे याद करके बताओ कि कहीं पढ़ा है क्या ऐसा कि ATP लगता है, नहीं, हमने तो ये पढ़ा, हाइपोथेसिस में भी लिखा है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है कि नहीं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बताया हुआ है प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो क्या है इसका आंसर अफिल नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, इन डाइकोटिस्टम अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल, नहीं पेरीसाइकिल तो हमने पढ़ा नहीं था, क्या पढ़ा था भाई, पेरीसाइकिल तो पढ़ा नहीं है, पेरीसाइकिल नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीसाइकिल तो गलत हो गया, तो हमने क्या पढ़ा है, वास्कुलर कैम्बियम पढ़ा है, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होता है ना, तो वास्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं उसको, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। फिर क्या होता है, मेडुलरी रे होता है, दो वास्कुलर बंडल दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेज होता है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है दोनों के बीच में, मतलब एक रिंग, एक वो बनाता है, मतलब दोनों के बीच डिवाइड होता है और क्या बनाता है, कॉर्क, मेडुलरी रेज
पूरा एक रिंग बना देता है, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देता है। इंट्रा तो पहले से रहता है, फिर इंटर बना देता है, इंटरफेसिकुलर, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक रिंग बना देते हैं। तो ये क्या बन गया, कॉर्क वस्कुलर कैम्बियम बन गया। और कॉर्क कैम्बियम क्या पढ़ा था, कॉर्क कैम्बियम में पढ़ा था कि वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस ब्रोकन हो जाते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। कौन बनाएगा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, या फेलोजन भी बोलते हैं इसको। वो कहाँ बनता है, कॉर्टेक्स रीजन में बनता है, ठीक है। तो हमने तो ये पढ़ा है, पेरिसाइकिल तो नहीं पढ़ा है। सी तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, स्टेमन ऑफ फ्लावर ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिटूनिया आर पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होता है कि गाइनोशियम के कंपैरिजन में स्टेमन का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्लोरियोसा किस में आता है, तुम बोल रहे होगे यार ये तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ग्लोरियोसा कहाँ गया, पिटूनिया। तो ये कहाँ से लिया गया है, सेकेंड ऑप्शन लिया गया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सी ऑप्शन लिया है किससे लिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था, वहाँ पे ग्लोरियोसा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पढ़ा था। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, पढ़ा हुआ ना, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। तो ये लिलिएसी का एग्जाम्पल है, जाके खोल के देखना, ठीक है, वहाँ पे। तो इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम का क्या था, एंड्रोशियम 3 दिया था, फिर ब्रैकेट लिखा था, फिर गाइनोशियम लिखा था 3 ब्रैकेट लिखा था, और नीचे में क्या किया था, सुपीरियर था, ठीक है, गाइनोशियम में। तो गाइनोशियम देखो 3 है और एंड्रोशियम क्या है 3, तो ये क्या हो गया, पॉलीएंड्रस हो गया ना, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है एंड्रोशियम। और पिटूनिया कहाँ पढ़ा था, पिटूनिया ऑर्नामेंटल सोलेनेसी में पढ़ा था। इसमें क्या लिखा हुआ है, A5 लिखा है, ब्रैकेट ई लिखा है, ब्रैकेट नहीं है A5 में, ठीक है। और गाइनोशियम में 2 लिखा है, ब्रैकेट लिखा है, और नीचे में क्या लिखा है, सुपीरियर, ठीक है, नीचे में सुपीरियर है। तो ये पढ़ा था हमने। तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आते हैं, सी ऑप्शन सही है, ए बी गलत है, डी ऑप्शन आते हैं। डी एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल। ये वाला ऑप्शन कहाँ से लिया गया है, पिछला जो चैप्टर पढ़ा था मेंटल न्यूट्रिशन का, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ से लिया गया है। तो देखो ये अलग अलग चैप्टर से ऑप्शन लिया गया है। ये बहुत ना टफ टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि नहीं पता है, मान लो याद नहीं आया तुरंत से अलग अलग चैप्टर के, तो दिक्कत हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हाउ मैनी राइट हुआ अबव, तो 2 ही राइट हुआ, सी और डी, ठीक है। अब 23 का आंसर क्या हो जाएगा, A2, ठीक है। 24 में आएंगे, विच एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो कल क्या पढ़ा था, मैग्नीज पढ़ा था, ए ऑप्शन। 25 चारों ऑप्शन रीड करते हैं और कौन सा करेक्ट होगा। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली। नहीं, हमने तो जेड स्कीम में दोनों पढ़ा था, तभी तो उसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं ना, PS2 फिर PS1, ठीक है, नॉन साइक्लिक। ये गलत हो गया। और सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, सही दिया है बिल्कुल। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। नो, सिर्फ ATP होता है, ठीक है, साइक्लिक में NADPH2 नहीं बनता है। तो सी गलत हो गया। फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड गलत हुआ है। फोर्थ दिया है स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एज वेल एज NADP। तो स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एज वेल एज NADP, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये याद रखना, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए दिया है। 25 का ऑप्शन ए। 26 में आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो अभी ही आ गया ATP ओनली, ठीक है, सी ऑप्शन। 27 हो गया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाई 2 बोला है, तो क्विनोन आएगा, ए ऑप्शन। फिर 28 में क्या है, इसमें भी PS2 में ही पूछा है, तो क्विनोन, सी ऑप्शन, ठीक है। 29 में क्या पूछा है, इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या पढ़ा था, आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ा था।
पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो फेराडॉक्सिन दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि आयरन सल्फर का क्या होता है, ये कंस्टिट्यूएंट, फेराडॉक्सिन का कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। लेकिन जब पढ़ते हैं हम लोग तो मेनली क्या आयरन सल्फर ही लिखते हैं, तो प्रीफर कर सकते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन को। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का ही क्वेश्चन मुझे लगता है, मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। फिर 30 तो क्या हो जाएगा 29 का आंसर ए। 30 देखते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एटीपी बनता है। तो क्या हो जाएगा, एडीपी होता है, ठीक है, तभी तो ट्राई बनेगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। 31 आते हैं, एनर्जी फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, एटीपी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, 31। अब आते हैं 31 का आंसर बी, एटीपी। 32 हो गया, पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप में क्या पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिवेट होता है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी में क्या दिया है, PS2। देखो PS2 में क्या होता है 680। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड लाइट का मतलब क्या हुआ, रेड ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग रेड लाइट देते हैं, रेड लाइट क्या होता है 700 से ऊपर ही मान लो 680 से ऊपर देते हैं तो रेड लाइट, तो उसमें क्या इनएक्टिवेट कौन सा होगा, जो पहले है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो 680 वाला क्या इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो 680 कौन सा होता है, PS2 होता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट ही टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहाँ अगर तुम रेड ड्रॉप पढ़ लिए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ था रेड ड्रॉप का वो तुम डेफिनेटली कर पाते, क्योंकि देखो पहले आया है तो तुम कुछ ना कुछ तो सर्च करते ना। प्रीवियस ईयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जो आया है वही पढ़ लो, जो आया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसी से रिलेटेड क्या बाहर जाके थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, ऐसा है। 33 आते हैं, 33 लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक्स। दोनों में पूछ रहे हैं तो सिर्फ एटीपी आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ एटीपी होता है और नॉन साइक्लिक में तो दोनों ही होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 34 है, फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18। तो कहाँ से आता है, तो H2O से आता है, ये लाइन दिया हुआ है NCERT में, ठीक है, रेडियो एक्टिव टेक्निक से पता किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 34 का, ठीक है। अब 35 में आते हैं, फोटोसिस्टम टू अकर इन कहाँ अकर करता है, फोटोसिस्टम टू अकर इन ग्रेना पढ़ा था क्या। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH इन PS1। देखो कब आया, 1988, और ये इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं, क्या हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। याद आ रहा है ना, जेड स्कीम में कहाँ होता है, बाहर की तरफ, क्या देखो लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन के बाद क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि डार्क में हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए उसको, क्या लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है मेनली, ठीक है। तो प्रोडक्ट चाहिए तो डार्क रिएक्शन होना है स्ट्रोमा में, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कहाँ चाहिए, स्ट्रोमा में चाहिए उसको। तो इसीलिए PS1 से कहाँ बाहर की तरफ वो स्ट्रोमा साइड पे होता है और अंदर जो है वो ल्यूमेन है। वो डायग्राम याद करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। 36 अब 37 पे आते हैं, टॉपिक है वेयर आर द ATP एंड NADP यूज्ड। अब डार्क रिएक्शन में यूज्ड होगा, आप देखते हैं। 37 में फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट क्रिएशन टेक प्लेस, पूछ लिया कहाँ होता है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स, बी ऑप्शन। 38 करेक्टली मैच्ड विद 3 कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं, ठीक है,
पी पहला दिया पी का C3 पाथवे समझ तो नहीं आ रहा है कि C3 पाथवे में कैसे पी दे दिया। अब देखते हैं आगे एंडोस्पर्मिक सीड तो नहीं पढ़ा है, नॉन एंडोस्पर्मिक पढ़ा है, तो इससे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर C3 पाथवे नहीं पता है तो क्या पता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, एंडोस्पर्मिक नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, करेक्ट पूछा है। टोमेटो में दिया ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। 38 में क्या दिया है, टोमेटो बोला है ट्विस्टेड, तो क्या पढ़ा था, टोमेटो सोलेनेसी पढ़ा था। सोलेनेसी में क्या होता है, ट्विस्टेड पढ़ा था क्या, ट्विस्टेड तो नहीं पढ़ा था। एक्साइल प्रेजेंटेशन पढ़ा था, ट्विस्टेड नहीं होता है। ट्विस्टेड की जगह क्या आंसर आ जाएगा 32 में, बी ऑप्शन में। टोमेटो में वॉल्वेट दिया हुआ है। जब तुम खोलोगे फैमिली वाला फ्लावरिंग प्लांट, देखो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, दूसरे चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो टोमेटो में क्या आ जाएगा, वो भी फ्लावरिंग प्लांट, देखो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट को कनेक्ट किया है। 2 क्वेश्चन ऐसा देखा, मतलब यूज़ हुआ था फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो, ठीक है, क्या दिया है। तो इसमें क्या, सेकंड में ट्विस्टेड नहीं होगा, वॉल्वेट दिया है, दोनों जगह जाके देखना, ठीक है। अब सी ऑप्शन, सी अनियन में बल्ब तो ठीक है। इम्ब्रिकेट, जब तुम देखोगे ना इम्ब्रिकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लिलिएसी फैमिली में इम्ब्रिकेट नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे क्या लिखा, वॉल्वेट लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्वेट एस्टिवेशन किसके लिए होता है, कैलिक्स और कोरोला के लिए हम लोग एस्टिवेशन देखते हैं, तो वॉल्वेट दिया हुआ है, ठीक है। और जब एग्जाम्पल अलग जगह पढ़ते हैं तो वॉल्वेट का एग्जाम्पल क्या दिया है, सिर्फ कैलोट्रोपिस दिया है, तो उससे भी याद नहीं रख सकते। लेकिन वॉल्वेट कहाँ पे दिया, जहाँ पे फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना लिलिएसी में, वहाँ पे जाके देखना, ठीक है। अब इम्ब्रिकेट, देखो इम्ब्रिकेट यहाँ दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो इम्ब्रिकेट में हम जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो केसी और गुलमोहर सिर्फ पढ़ते हैं। पेज नंबर 74 जाके देखना, ठीक है, केसी और गुलमोहर दिया है। लेकिन देखो ये गलत दिया है, लेकिन आंसर इसी को दिया है, ठीक है। अब फोर्थ देखना, फोर्थ क्या है, मेज़ में C3 पाथवे, नहीं मेज़ में तो C4 पढ़ा था, तो ये गलत ही हो गया, ठीक है। ये वाला आसानी से पता कर सकते हैं, इसी चैप्टर का है ये तो, ठीक है, इसी चैप्टर का ऑप्शन बनाया है। तो सी ऑप्शन में इम्ब्रिकेट गलत है, वॉल्वेट दिया हुआ है। अब इसका आंसर इसमें क्यों लगाया है वो मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप लोग जाके देखना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना जो भी वीडियो देख रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और NCERT में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका दिया है, लेकिन नन होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। 39 में आते हैं अब, PGA इज़ अ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज डिस्कवर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी में डिस्कवर किया था, और कौन सा एल्गी था, वो क्लोरेला था। क्लैडोफोरा में कौन एक्सपेरिमेंट किया था, T.A. एंगलमैन, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्गी, ठीक है, एल्गी कौन सा था, वो क्लोरेला था, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 39 40 में आते हैं, कीमोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट ATP इज फॉर्म्ड बिकॉज हाँ देखो क्यों, बिकॉज तो ग्रेडियंट पढ़ा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना कि वहाँ तो ATP लगता है, फिर वो वाला एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला पहला क्या है, सही है। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया है। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये तो सही है। अब BCD क्या है, गलत है, अब गलत है वो, ठीक है, ये सही हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये BCD एनालिसिस कर लेना, ठीक है, और ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्या कमेंट करना कि ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। 41 में देखते हैं, केमियोस्मोटिक theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, ठीक है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑफ ATP सिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट एंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही एनर्जी मिलता है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो उससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है 41 का डी। 42 में आते हैं, C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, C3 प्लांट का पूछा है तो 3 PGA आ जाएगा,
थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये तो कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है C3 में, C4 में। तो 42 का C, 43 में आते हैं एसिमिलेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ ATP and NADP H2R फॉर द एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2 पूछा है। तो केल्विन साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, केल्विन साइकिल में पढ़ते हैं तो एक के लिए पूछा है, ठीक है। एक के लिए अब देखते हैं एक के लिए क्या पढ़े हैं। एक के लिए सबसे पहले केल्विन साइकिल में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं, उसमें पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोक्सिलेशन, फिर पढ़ते हैं रिडक्शन, फिर पढ़ते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन में कुछ भी ATP और NADP यूज़ नहीं होता है। रिडक्शन में क्या होता है, एक साइकिल के लिए 2 ATP लगता है और 2 NADPH2 लगता है, ठीक है। और रीजनरेशन में एक साइकिल में 1 ATP बस लगता है, NADPH2 नहीं लगता है। तो टोटल एक साइकिल में क्या हो गया, एक तो रिडक्शन में 2 ATP और रीजनरेशन में 1 ATP। देखना डायग्राम याद आ रहा होगा, केल्विन साइकिल का डायग्राम याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो जाके देखना, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो जाके देखना, और याद आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, राइट साइड में NCERT में बना हुआ है। तो टोटल 3 ATP हो गया, 3 ATP और 2 NADPH2 एक साइकिल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो फोर्थ जो नहीं पढ़ा है वो फोर्थ में कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो 6 के लिए, 6 साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 6 के लिए, C ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, D। तो कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब जो नहीं पढ़ा है वो तो कंफ्यूज होगा ही, या एक बार पढ़ा रिवाइज नहीं किया अच्छे से तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो 43 का D हो जाएगा, C हो जाएगा। 44 में आते हैं सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट 6 टाइम हो जाएगा, C ऑप्शन। अब 46 में आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाई कीमोस्मोटिक थ्योरी पढ़ा है ना। तो 46 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। 47 में आते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल, 6, ठीक है। केल्विन साइकिल कितने नंबर पर होना चाहिए एक शुगर बनाने के लिए, तो 6 हो जाएगा, फोर्थ। 48 पे आते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 बोला है, तो क्या पूछा है, प्राइमरी एक्सेप्टर पूछा है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या हो जाता है, RUDP डाईफॉस्फेट बोल सकते हैं, RUBP बोल सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन। 5 कार्बन का कंपाउंड है RUBP, ठीक है। 48 का B हो जाएगा। 49 पे आते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल या C3 प्लांट कार्बन। देखो ये पूरा ना वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन साइकिल में सेकेंड हो जाएगा। 49 का सेकेंड RUDP, ठीक है। C3 में ही पूछा है तो RUDP। C4 के लिए PP होता। 50 का विच टेक्निक हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल, तो रेडियो एक्टिव टेक्निक होता है, आइसोटोप टेक्निक, ठीक है। वहाँ पे दिया हुआ है पढ़ना, तो राइट साइड में दिया हुआ है केल्विन साइकिल वाले में, डार्क रिएक्शन में दिया हुआ है पढ़ना, ठीक है। जो पढ़ा है उसको याद आ रहा होगा, C ऑप्शन दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन कब आया है, 1991 में, और NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, C, ठीक है। 50 का C। अब आते हैं 51 में आते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में 2 ऑप्शन दिए, स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन, नहीं स्ट्रोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये ऑप्शन हो जाएगा 51 का C, ठीक है। लैमेली नहीं होता, लैमेली में स्ट्रोमा आउटसाइड लैमेली, ये सही ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। 52 का है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्वाइन करता है, तो डार्क रिएक्शन में करता है ना। तो 52 का क्या आ जाएगा, 52 का आ जाएगा फोर्थ, 52 का क्या आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है, D ऑप्शन। अब आते हैं 53 में C4 पाथवे, ठीक है। C4 पाथवे ये इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, 24 क्वेश्चन आए हैं लगभग, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 53 में है PP इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, A ऑप्शन, ठीक है। 54
A plant in your garden avoid photorespiratory losses, has improved water use efficiency। ये सब पढ़ के तो क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, C4 प्लांट। ठीक है, ये पढ़ लेना। और इसमें नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होता है, इम्प्रूव्ड। ठीक है, सब याद रखना। हाई टेम्परेचर दिए हुए हैं NCERT में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 प्लांट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। 55 में आते हैं बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल, अब देखो तुम जब C4 प्लांट पढ़ते हो तो तुम्हें लीफ का स्ट्रक्चर ना क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो तुम क्या करोगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाओगे और लीफ का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ोगे, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों का पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें बंडल शीथ कहाँ पे होता है, बंडल शीथ याद आ रहा है क्या, वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ होता है ना। डाइकॉट में अगर देखोगे तो और यहाँ पे NCERT में बताया भी है इसके बारे में। ठीक है, C4 प्लांट का मेन पूछा है तो C4 प्लांट या ये जाके पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 55 का क्या होगा, बंडल शीट सेल्स रिच इन। देखो सबसे पहले क्या, जो हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं C4 में, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, MBBS याद रखना। ठीक है, तो उसमें तो अभी नहीं आते हैं, इसमें आते हैं कि बंडल शीट में क्या होता है। तो एक तो होता है मेसोफिल सेल, एक होता है क्या, बंडल शीट सेल। ठीक है, 55 का आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। रिच इन रूबिस्को, बंडल शीट में रूबिस्को होता है। ठीक है, जब तुम पढ़ते हो ना वो डायग्राम, MBBS मेसोफिल पहले आता है, जो डायग्राम दिया C4 प्लांट का बड़ा सा। ठीक है, जहाँ पे एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है और एस्पार्टिक एसिड बनता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले MBBS याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ऊपर मेसोफिल था फिर नीचे बंडल, तो ऊपर मेसोफिल होता है। तो उसमें क्या होता है, मेसोफिल में PP होता है और रूबिस्को नहीं होता है। ठीक है, और नीचे में क्या होता है, बंडल शीट में रूबिस्को होता है लेकिन PEP नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और NCERT में ये लाइन दिया हुआ है सेम एग्जैक्ट की लैग कहाँ पे होता है। और ये तो ये है कर्नाटका में आया है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, D ऑप्शन हो जाएगा 55 का। 56 में आता है कैम हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। ठीक है, याद रख लेना, कैम में क्या होता है, कैम में होता है कि रात में भाई वो क्या होता है, रात में ही खुलता है और दिन में क्या हो जाता है, स्टोमेटा उसके बंद हो जाते हैं। कंजर्व करता है वाटर। ठीक है, लॉसेस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉसेस को। 57 हो जाएगा क्रैन्स एनाटॉमी। तो थिक याद रखना, क्रैन्स एनाटॉमी लीफ दिया हुआ है NCERT में, बंडल शीट सेल का, थिक वॉल और नो इंटरसेलुलर स्पेस और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हो जाएगा, B ऑप्शन 57। 58 पे आते हैं, देखो यही डायग्राम की बात कर रही थी, यही डायग्राम। ठीक है, ये देखो ये 57 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिक में वो कंफ्यूज किया है, फिर इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं, और जो नहीं पढ़ा है, जो एक बार पढ़ा हुआ जाएगा तो वो सोचते रह जाएगा कि भाई क्या था, इंटरसेलुलर था कि नहीं था। तो याद रख लेना, अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, अब 58 में आते हैं, इसमें देखो ए क्या है, ए है फिक्सेशन है। ऊपर में देखो MB, तभी बोलती है MBBS बोलती हूँ ना, MBBS M में ऊपर आना चाहिए M, और B में क्या, बंडल शीट आता है। ठीक है, अब देखो फिक्सेशन, ए का क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, और B क्या दिया हुआ है, तो डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना यहाँ पे C3 साइकिल चलता है नीचे में, और ये देखो लिखा भी हुआ है, और ऊपर में क्या, फिर ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा। तो फिक्सेशन फिर डिकार्बोक्सिलेशन, C ऑप्शन। 58 59 में आते हैं क्रैन्स एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक द लीफ ऑफ शुगर कैन हो जाएगा। C4 का एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी मोनोकॉट और डाइकॉट में होता है ऐसा मत सोचना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मोनोकॉट या डाइकॉट ऐसे याद मत रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूज हो गए और ऐसा होता भी नहीं है। जो एग्जाम्पल दिया सिर्फ उसी में एग्जाम्पल में याद रखोगे, क्या, शुगर कैन दिया हुआ मेज और शुगर कैन, तो शुगर कैन ऑप्शन हो जाएगा। और ज़्यादा याद रखना है तो पोटैटो और वीट क्या होता है, C3 प्लांट होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज ना होने के लिए, पोटैटो वीट C3 है। C ऑप्शन क्या है, शुगर कैन। अब 60 क्वेश्चन में आते हैं, C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, 60 का आंसर है, 60 का आंसर है बी में क्या दिया हुआ है, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मोर क्लोरोप्लास्ट।
ये तो पढ़ा हुआ है ना, मोर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसका आंसर यही है। ये सब नहीं है, ठीक है, ए बी और डी नहीं है, सॉरी ए सी और डी नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन समझ नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। 61 आता है, इन लीफ ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ, तो MBBS पढ़ा था, ऊपर में M आता है, मीजोफिल, डी ऑप्शन। 62 63 एज कम्पेयर टू C3 प्लांट हाउ मैनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक्सोज सुगर इन बाई C4 प्लांट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और ये एनालिसिस कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो C3 को देखोगे ना, तो C3 में क्या होता है, अभी भी पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है, कि उसमें क्या होता है, CO2 फिक्सेशन होता है। एक CO2 फिक्सेशन में कितने लगते हैं, C3 और C4 को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। पूछा किसके बारे में है, इन कंपेयर टू C3 C4 का पूछा है। C4 में कितने एक्स्ट्रा एडिशनल कितने ATP लगते हैं फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए C3 प्लांट में हमने पढ़ा था अभी केल्विन साइकिल में, वो वाला क्वेश्चन आया था, 3 ATP और 2 NADP टोटल की बात किए थे। तो एक CO2 का था, फिर 6 CO2 का देखेंगे, इसमें 6 क्योंकि एक हेक्सोज शुगर बोला है ना, 1 हेक्सोज शुगर में तो 6 कार्बन होते हैं, तो 6 साइकिल चलाना पड़ेगा। तो 6C के लिए क्या हो जाएगा, 6 CO2 फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2। वैसे ही C4 में देखेंगे, तो C4 में आप याद कैसे रखोगे, C4 में याद रख लेना कि 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP लगता है और 2 NADP लगता है। तो 6 साइकिल चलाने के लिए 30 ATP और 12 NADP लगेगा। तो 30 में से क्या करो, देखो NADP तो सेम ही होता है, 12 और 12, ठीक है। 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, एक हेक्सोज शुगर बनाने के लिए, तो ATP देखेंगे तो क्या है, ये C4 में 30 है और C3 में क्या है, 18 है। तो एडिशनल कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दो, 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 63 का C हो जाएगा। 64 का C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज ऑफ, तो उनके पास ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से उनको लिमिटिंग नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग नहीं होता है उनके लिए, C4 के लिए। तो क्या होता है, उनके पास पेप होता है, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 मेडिएटेड बाय पेप कार्बोक्सिलेज। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये C4 प्लांट की खासियत है ये, ठीक है, क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है, फिक्सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से क्या होता है, उनको लिमिटिंग नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग नहीं होता है इनके लिए, जबकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, 0.03 टू 0.04 NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। 66 पे आते हैं, शुगर कैन प्लांट CO2 फिक्स टू मैलिक एसिड इन विच एंजाइम दैट फिक्स CO2, PEP पढ़ा था, यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। इस 65 का B। 66 स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, C ऑप्शन। 67 रॉन्ग पूछा है, C3 में मेज दे दिया, गलत ही है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। BCD सही है। हैच एंड स्लैक बोलते हैं C4 प्लांट, C4 पाथवे को क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक बोलते हैं। ये वर्ड कहीं भी नहीं आया है प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे आया है, याद रख लेना, NCERT में भी दिया हुआ है। और फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है OAA, ठीक है, ये याद रख लेना, ये भी कहीं नहीं आया है अभी तक, तो OAA, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 का OAA होता है, और C3 का क्या होता है, PGA होता है। 3 कार्बन कंपाउंड है C3 में, C4 में 4 कार्बन कंपाउंड, प्रोडक्ट में पूछ रहे हैं तो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बॉक्स दिया हुआ है NCERT का 13.1 टेबल दिया है, वो फिल करने C3 C4, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए, वो कभी मत छोड़ना, ठीक है, वो पढ़ लेना। 68 में आते हैं,
फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट। फर्स्ट C4 बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, PEP कार्बोक्सिलेज, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 68 का फोर्थ। 69 पे आते हैं, C4 प्लांट CO2 कंबाइन विथ PEP फॉस्फोइनॉल, कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। 70 में आते हैं, C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाई, तो पहला क्या हो जाएगा MBBS में, सी ऑप्शन, 70 का सी। 71 CO2 fixation during C4 pathway occur in chloroplast of CO2 fixation during C4 pathway occur in the chloroplast of guard cells। अरे CO2 फिक्सेशन पूछ रहा है, इसमें वही क्वेश्चन है, मीजोफिल, सी ऑप्शन। MBBS एम पहले आता है, ठीक है, वहीं पहले फिक्सेशन होता है, तो 71 का सी। 72 में आते हैं, C4 प्लांट कौन सा है, मेज और कॉर्न, यही तो पढ़ा था, मेज शुगर कैन पढ़ा था, मेज कॉर्न आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, पोटैटो बताया था उस टाइम पे भी, क्या होता है, पोटैटो C3 होता है। पपाया और पी तो पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन सी पता है, ठीक है, सी पता है, C3 होता है, और डी क्या है, C4। 73 में आते हैं, कैटलिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट, PEP कार्बोक्सिलेज, सेकेंड। 74 आ जाएगा, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 PEP, पहला ऑप्शन। 75 क्रेंज एनाटॉमी इज टिपिकल इन C4 प्लांट, ए ऑप्शन। 76 C4 प्लांट केल्विन साइकिल ऑपरेट इन कहाँ ऑपरेट होता है केल्विन साइकिल, तो C4 प्लांट में कहाँ, नीचे MB बंडल शीट में होता है, ठीक है, और केल्विन साइकिल है तो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो क्या खोजें भाई, हम स्ट्रोमा खोजते हैं, स्ट्रोमा ए और डी ऑप्शन में है, और क्या खोजते हैं, बंडल शीट खोजते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 76 का ए। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन, टॉपिक है 77, इससे आया था 2020 में क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग था। क्यों कंफ्यूजिंग था, क्योंकि NCERT में क्या मेंशन है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, NCERT में क्या दिया हुआ है, NCERT में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में 77 है, ठीक है, 77, हाँ 77, देखो याद ऐसे रख सकते हो, तुमको पहले ये बताती हूँ, इसका आंसर है 77 का आंसर बी है। बी क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, और क्या बनता है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। देखो रुबिस्को क्या है, 5 कार्बन है इसमें। अब रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो एक एंजाइम है, तो एंजाइम, उस एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट होगा, तो उसका जो एक्टिव साइट होता है ना, वो CO2 को भी फिक्स कर सकता है और O2 को भी कर सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो O2 और CO2 दोनों कर सकता है। अब यहाँ पे लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है, कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 का है कि O2 का है, यही फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो अगर CO2 ज़्यादा है तब तो वो C3 में क्या पढ़ा था हमने, कि वो फिक्स करके क्या बनाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 का क्या होता है, 3PGA होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जब ये ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब ये फोटो रेस्पिरेशन करता है। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनता है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनता है, वही 5 कार्बन का रुबिस्को है, तो 2 और 3 में टूट जाएगा, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, एक 3 कार्बन, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि हमने तो पढ़ा था क्या, NCERT में क्या मेंशन है कि क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, क्या बनता है, एक बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट दिया हुआ है पहले NCERT में, फिर दिया है फॉस्फोग्लाइकोलेट दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतना दिया है। अब कार्बन का नंबर तो इसमें बताया ही नहीं, इसलिए कोई कंफ्यूज हो सकता है जो भी NCERT सिर्फ पढ़ा है वो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखते हैं 78, मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज, मेजर डिफरेंस क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 79, मेक डिफरेंस बिटवीन C3 C4 फोटो रेस्पिरेशन, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 79 में भी। 80, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, CPM, याद आ रहा है कुछ,
क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें तो कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है ना। पेरोक्सिसोम तो पहले आता है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पहले दिया है। तो भाई कुछ तो दिया है ऑप्शन में, एक ऑप्शन मारना है, और यही एक लग रहा है जिसमें तीनों चीज़ को दिया हुआ है। तो सीक्वेंस मत देखो, यहाँ पे सीक्वेंस बोला ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लगाने के लिए ये लगाओगे, लेकिन याद क्या रखना है कि पेरोक्सिसोम पहले आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब 81 आता है, C4 आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3। क्यों 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 होता है? तो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है भाई? देखो मेन डिफरेंस किस चीज़ में होता है? 81 पे मेन डिफरेंस क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है C4 में, यही है ना। तो 81 का क्या आ जाएगा? 81 का आ जाएगा लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। अब तुम बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैं भी कंफ्यूज हो सकती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हुई हूँ, ठीक है, जबकि लेकिन इसका आंसर दिया है, फोर्थ दिया है। मेन प्रीफर ही इसको किया है, फोटो रेस्पिरेशन को किया है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब 82 में आते हैं। 82 क्या है? ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कौन सा है फोटो रेस्पिरेशन में? तो सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रोमा ऑफ, हाँ देखो, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम,